हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस एनसीईआरटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज के वीडियो में हम देख रहे थे हमारी जो पाठ्य पुस्तक है मानव भूगोल की मूलभूत सिद्धांत। मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत के तहत हमने आज जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद हमारा यह चौथा पार्ट है, इसमें ही इसी वीडियो में हम चौथा पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो हमारा चौथा पार्ट जो है हमारा चैप्टर नंबर आपने देखा था 4 था, चैप्टर नंबर 4 जिसमें प्राथमिक क्रियाएं की पूरी डेफिनेशन वगैरह हमने पूरी देख ली थी। इसके बाद हम आज नए टॉपिक के लिए आए हैं। नया टॉपिक है हमारा कृषि हमारा नया टॉपिक है। तो वीडियो को अंत तक देखना है, इसलिए आपको कंप्लीट ही प्राथमिक क्रिया का जो चैप्टर है वो इजी वे में आपको कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं बताता चाहूँगा, उसको फॉलो करके आपको अपना पढ़ाई को बेहतरीन बनाना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 4 प्राथमिक क्रियाएँ। चैप्टर 4 में हमने टॉपिक देखा था कृषि का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं कृषि किसे कहते हैं। आपने देखा होगा कृषि कहते ही आपके मन में एक चित्र बन जाता होगा कि कृषि यानी जो कृषक जो खेती करता है, जो अन्न को पैदा करता है। तो वही डेफिनेशन हम देखेंगे कि कृषि, यहाँ पर हेडिंग में ही बता दिया है कि कृषि क्या है। कृषि यानी कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कृषि यानी जो भी ये कृषक जो उत्पादन करते हैं उसको ही कृषि करते हैं, जो कि अपना जीवन यापन करने के लिए या अन्य जो प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कृषक है वो कृषि करता है। और उसमें कृषक अपने कृषि में कई प्रकार की जो कृषि है खेती है वो करता है। और विश्व की प्रमुख जो कृषि प्रणालियाँ हैं उसमें भी हम देखेंगे जो विश्व की प्रमुख कृषि प्रणाली यानी कि जो विश्व है उसमें अलग अलग जो कृषि की प्रणालियाँ है उसको देखेंगे। तो पॉइंट ऑफ नोट करना है कि विश्व की जो प्रमुख कृषि प्रणालियाँ है वो, तो विश्व की प्रमुख कृषि प्रणालियाँ यानी कि जो विश्व है, विश्व में कई जगहों पर वातावरण अलग होने पर कई जगहों पर अलग अलग कृषि की प्रणालियाँ हैं। तो कृषि की जाती है। तो यहाँ पर पहला हमारा टॉपिक है, आपको यहाँ पर डेफिनेशन में दिख रहा होगा कि पहला पॉइंट है हमारा निर्वाह कृषि जो है हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि और आदिकालीन कृषि, ये दोनों इस पॉइंट के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों पॉइंट इसी के रिलेटिव हैं, निर्वाह कृषि। तो इन दोनों को कट कर लेना है, यानी कि ये दो है, ये पहले के ही पॉइंट है, आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। यहाँ से ही आपको डेफिनेशन में पता चल गया कि निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। निर्वाह कृषि का मतलब अपना जीवन का यापन करना, निर्वाह कृषि कहते। यानी कि आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि, ये दोनों कृषि है वो अपने आप में अलग है। उसके जो रीज़न है वो मैं बताऊँगा अलग से। तो इसके बाद हमारा तीसरा है यहाँ पर रोपण कृषि किसे कहते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि रोपण कृषि में चाय आ गया, इसमें जो है कॉफ़ी आदि जो है इसके बाद नारियल है, ये सब रोपण कृषि में आ गए। इससे ज़्यादा लाभ भी होता है। तो रोपण कृषि ये सबसे इम्पोर्टेंट कृषि है। इसके बाद है हमारा, इसको तीसरा कर देते हैं। चौथा है विस्तृत वाणिज्य कृषि। विस्तृत वाणिज्य कृषि का मतलब, यहाँ पर विस्तृत क्या मतलब बहुत बड़ा, और वाणिज्य का मतलब पैसा कमाना। वाणिज्य किससे, मैंने बताया था वाणिज्य का अर्थ क्या है, धन से संबंधित है, यानी धन प्राप्त करना या अधिक लाभ प्राप्त करना। वाणिज्य यानी कि ऐसी कृषि जो विस्तृत रूप से धन कमाने के लिए की जाती है, ऐसी कृषि को हम विस्तृत वाणिज्य कृषि कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। तो मिश्रित कृषि आपने देखा होगा कि एक ही खेत में या ऐसी कृषि जो कि दो की जाती है। यानी कि आपने देखा होगा कि ये खेत है, इस खेत में यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ पर खेती की जाती है और यहाँ पर क्या किया जाता है, पशु का पालन किया जाता है, इसका पशुपालन किया जाता है। तो यहाँ पर पशुपालन किया जाता है और यहाँ पर
कृषि की, इसको हम मिश्रित कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मिश्रित कृषि। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको हम मिश्रित कृषि कहते हैं। इसके बाद डेयरी कृषि। डेयरी कृषि किससे संबंधित है? तो डेयरी कृषि है वो पशुओं से संबंधित है, यानी कि जो भी आपने देखा होगा कि पशुओं से जो दूध निकलता है उसको डेयरी में भेजा जाता है और डेयरी से जो फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, इसलिए ये डेयरी कृषि के अंतर्गत आता है। उसको भी पॉइंट ऑफ, ये पूरा जो आप देख रहे हैं वो मैं अभी आपको डेफिनेशन नहीं समझा रहा हूँ, उसके बाद बड़े बड़े पॉइंट है इसके अंतर्गत आते हैं, तो उसको विस्तृत से देखना है। इसके बाद है भूमध्य सागरीय कृषि। आपने देखा होगा कि मैप में भूमध्य सागर कहाँ पर है, तो ये भूमध्य सागरीय कृषि है, वो भी अलग कृषि है। तो भूमध्य सागरीय कृषि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपको मज़ा आएगा, तो वो भी पॉइंट आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर उद्यान कृषि। उद्यान कृषि यानी कि फलों से है, जो बागानों में उगाए जाते हैं, तो उद्यान फूल है, फल है, इसके बाद जो भी अनाज वगैरह है वो उद्यान कृषि में आते हैं। इसके बाद सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि दोनों एक दूसरे में डिफरेंस है, यानी कि जैसे कि सरकारी यानी सहकारी यानी कि खुद के ऊपर, यानी कृषक जो है वो अपने आप को कॉन्फिडेंस समझने लगता है, तो वो बड़ा जो अपने स्वच्छंद रूप से जो बड़ा प्लेटफॉर्म खोल देता है, तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। बड़ा यानी कुछ भी, या सहकारी कृषि की जो कृषक है उसको लगता है कि यहाँ पर कृषक जो है उसको लगता है कि अपने आप को मजबूत समझने लगता है, तो वो एक संस्थान स्वच्छंद रूप से अपने खुद के रूप से एक संस्थान का निर्माण कर देता है, तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। यानी कि आपको समझ ले कि ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति का यानी कि कृषि का लाभ अधिक कमाना चाहता है, कृषि का लाभ अधिक कमाना चाहता है, और ये व्यक्ति कृषि का लाभ अधिक कमाने के लिए एक स्वच्छंद रूप से, अपने स्वच्छंद का मतलब स्वयं के रूप से एक संस्थान का निर्माण करता है, यानी कि एक उद्योग का निर्माण करता है। संस्थान या कोई भी हो गया, बड़ा उद्योग हो गया, तो उद्योग का निर्माण करता है, तो वो स्वयं के रूप में करता है, यानी किसी की सहायता नहीं लेता है, तो उसे सहकारी। और सामूहिक कृषि का मतलब समाज जो कोई भी व्यक्ति है सब मिलकर करते हैं, और कृषक जो ये एक कृषक हो गया, वो बहुत कृषक या समाज मिलकर किसी संस्थान का निर्माण करते हैं, तो उसे सामूहिक कृषि कहते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आ गया। अब हम इसी तरह हम डेफिनेशन देखेंगे निर्वाह कृषि, यानी कि ये 2 पॉइंट मैंने छोड़ दिए थे। आदिकालीन निर्वाह कृषि, पहले तो आपको निर्वाह कृषि याद होना चाहिए कि निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। निर्वाह कृषि यानी खुद के डिफेंड होने पर, यानी कि जो भी कृषि है वो खुद के लिए की जाती है, खुद के पालन पोषण के लिए की जाती है, उसे निर्वाह, अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए की जाती है, उसको निर्वाह कृषि। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने यहाँ पर बताया था कि जो निर्वाह कृषि है, निर्वाह कृषि के 2 भाग हैं, आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि को देखेंगे, गहन निर्वाह कृषि, दोनों को डेफिनेशन में देखेंगे, क्योंकि ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि इसमें से अधिकतर बार क्वेश्चन पूछे गए 2022 में और 2023 में भी अधिकतर क्वेश्चन इसी चैप्टर में से और इसी पॉइंट में से पूछे गए हैं। तो आपको देखना है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि मैंने समझा दिया था, निर्वाह कृषि कहते किसे। तो निर्वाह कृषि एक प्रकार की ऐसी कृषि होती है जो अपने पास जो संसाधन उपलब्ध होते हैं उससे ही वो उत्पादन किया जाता है, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू में ये इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले जो है, यहाँ पर बताया है कि निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि में जो कृषि क्षेत्र में रहने वाले, जो उस क्षेत्र में जो कृषि हो रही है और उसी क्षेत्र में जो रहने वाले स्थानीय उत्पाद, इससे आपको पता चल जाएगा कि स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा जो उनके स्थान पर, यानी स्थानीय उत्पाद, यानी कि जो रह रहे जहाँ पर स्थान है वहाँ स्थानीय जो उत्पाद मिल रहे हैं उसी से जो है वो कृषि करते हैं और उनका उत्पादन
करते हैं तो उसको हम संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करते हैं, यानी संपूर्ण का भी कर सकते हैं या लगभग का भी उपयोग जो करते हैं उसको हम क्या करते हैं, निर्वाह कृषि कहते हैं। तो निर्वाह कृषि आपको डेफिनेशन समझ में आएगी, निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है, तो आपको फोकस द पॉइंट, इस पॉइंट को फोकस करना है। तो इसके बाद देखा है निर्वाह कृषि के प्रकार। तो निर्वाह कृषि के प्रकार, निर्वाह कृषि के 2 प्रकार होते हैं, मैंने बताया ये आदिकालीन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि, नाम से ही पता चले आदिकालीन निर्वाह कृषि, यानी आदिकालीन जो पुराने परंपराओं से चली आ रही जो कृषि है वो कृषि को देखेंगे। इसके बाद गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि यानी गहन निर्वाह कृषि जो प्राप्त उनके पास संसाधन है उसका उपयोग करके जो भी कृषि की जाती है उसको हम गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि से पॉइंट ऑफ व्यू में आपको देखना है, पॉइंट में क्या बता दिया, यानी आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन ऐसे समझते ही आपको बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देते समय पता चल जाना चाहिए कि आदिकालीन यानी प्राचीन काल से चली आ रही कृषि को आदिकालीन निर्वाह कृषि कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आदिकालीन निर्वाह कृषि, जो आदिकालीन निर्वाह कृषि है, अथवा इसको हम दूसरे पॉइंट में कह सकते हैं स्थानांतरण कृषि, यानी आदिकालीन भी कह सकते हैं, या इसी में आपको डेफिनेशन में दूसरा पूछ दे कि स्थानांतरण कृषि क्या है तो आपको घबराना नहीं है। स्थानांतरण कृषि यानी कि आदिकालीन कृषि का ही दूसरा नाम है स्थानांतरण कृषि, और स्थानांतरण कृषि को ही दहन कृषि भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम हो गए, तो आदिकालीन की कृषि, स्थानांतरण कृषि और दहन कृषि, ये तीनों कृषि इसके अंतर्गत ही आते हैं। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा जो स्थानांतरण कृषि है, ये जो कार्य है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपको पता होगा कौन कौन से कहलाते हैं। ये प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, मैंने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बता दिए थे, नहीं बताए तो बता देता हूँ। ये जो है ये हमारा गोलार्ध है, ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, और ये हो गया हमारा भूमध्य रेखा, यहाँ पर ही भूमध्य सागर है, तो इसको ही भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा, और यहाँ पर जो है इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं। तो आपको पता होगा कि अफ्रीका, इसके बाद दक्षिण एवं मध्य अमेरिका, इसके बाद उसका जो उष्णकटिबंधीय भाग एवं दक्षिणी पूर्वी जो है वो दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका और उष्णकटिबंधीय भाग, ये यहाँ पर इस प्रमुख क्षेत्र है, वहाँ पर ये कृषि की जाती है। जहाँ पर जंगल हो गए वहाँ पर ये कृषि ज़्यादा की जाती है। तो यहाँ पर अफ्रीका में भी ये कृषि ज़्यादातर की जाती है, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका में भी ये कृषि ज़्यादा की जाती है, एवं उष्णकटिबंधीय जो भाग है वो दक्षिणी पूर्वी में भी ज़्यादा की जाती है। तो उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, विशेषता में ही आपका पॉइंट बन जाता है। तो आपको पढ़ना है, देख लेते हैं कि सर्वप्रथम इन क्षेत्रों की जो वनस्पति होती है, ये जो आदिकालीन या गहन निर्वाह कृषि और स्थानांतरण कृषि, इसमें इन क्षेत्रों में वनस्पति को काटा जाता है। गहन निर्वाह कृषि अपने आप में अलग है, ये रहा, ये अपने आप में अलग है। तो सर्वप्रथम इन क्षेत्रों में की वनस्पति को काटा जाता है। कौन सी कृषि को, आदिकालीन कृषि, स्थानांतरण कृषि और दहन कृषि। इन कृषि को पहले क्या किया जाता है, काटा जाता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में भी कृषि यानी खेत होंगे, तो इसमें भी बताया गया, आप देख सकते हैं कि अपने जो दादाजी होते हैं वो क्या करते हैं कि पहले तो फसल को काट लेते होंगे, जो भी फसल है उसको काट लेते होंगे और फिर उसे जला दीजिए। जो भी फसल को काट कर नीचे जो हिस्सा बचा रहता था उसको क्या करते थे, जला देते थे। तो उसमें क्या बन जाता था, उर्वरा बन जाती थी, राख बन जाती थी। और इस राख से क्या बनता, उर्वरा, जो भूमि को उर्वरा बनाए रखता है। तो जो जली हुई राख है उसकी जो परत है वो उस खेत पर बनी रहती थी और उर्वरक का कार्य करती थी। तो इसी प्रकार स्थानांतरण कृषि या दहन कृषि
कहलाती है। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। दहन कृषि किसे कहते हैं, स्थानांतर कृषि किसे कहते हैं, तो ये आपको पॉइंट इम्पोर्टेंट है। फोकस द पॉइंट, ये पॉइंट को फोकस करना है क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं फिर से बता देता हूँ, एक बार इसको हाईलाइट कर लेना है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों को स्थानांतरण कृषि, दहन कृषि किसे कहते हैं, तो ये मैंने बता दिया। निर्वाह कृषि के दो प्रकार होते हैं, आदिकालीन गहन निर्वाह कृषि। ये गहन निर्वाह कृषि सेकंड में पढ़ेंगे। आदिकालीन निर्वाह कृषि का पॉइंट हमने देख लिया है। इसमें हमने प्रमुख विशेषताएं, एक विशेषता देखी है, और भी विशेषताएं उसको भी देखेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें हम देखेंगे जो कि आदिकालीन निर्वाह कृषि था। आदिकालीन निर्वाह कृषि में सेकंड पॉइंट है हमारा कि इसमें बोए गए जो खेत हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। यानी कि जो बोए गए इसमें खेत है वो बहुत जो है कम आकार के होते हैं, यानी कि छोटे छोटे होते हैं। एवं खेती भी पुराने औजारों, खेती जो होती है वो पुराने औजार जैसे कि कुदाली हो गई, औजार जैसे लकड़ी, कुदाली और फावड़े द्वारा की जाती थी, जो कि आदिकाल से ये चले आ रहे फावड़े और लकड़ी और कुदाली, जो कि आदिकालीन जो आदिमानव बनाते कुदाली एवं फावड़े। इसके बाद है कुछ समय, थर्ड पॉइंट है ये। तीसरा पॉइंट आ गया कि कुछ समय पश्चात, जो 3 से 5 वर्ष पहले, कि जब मिट्टी का उपजाऊ समाप्त हो जाता है। 3 से 5 वर्ष कुछ समय पश्चात जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, तब कृषक नए क्षेत्र को, यानी कि जब 3 से 5 वर्ष बाद जो है कृषि का जो उपजाऊपन वहाँ पर समाप्त हो जाता है, तो क्या कर दिया जाता है कि उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, तब कृषक नए क्षेत्र में वन, जो नया क्षेत्र बनाकर नए क्षेत्र पर चला जाता है और नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार कर देता है। कि कारण कि 3 से 5 वर्ष वहाँ पर जहाँ पर कृषि जो कृषक था वो कृषि करता था, 5 वर्ष और 3 वर्ष वहाँ पर कृषि कर वहाँ पर इसके पश्चात छोड़ देता था वहाँ पर और दूसरी जगह पर कृषि करने के लिए चला जाता था। और उसी प्रकार कृषक नए क्षेत्र पर वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करता था। यानी कि जो झाड़ी वगैरह जो है, झाड़ी वगैरह काटे हैं उसको हटाकर साफ कर वह कृषि भूमि को तैयार करता था। इसके बाद है चौथा पॉइंट है कि कुछ समय पश्चात कृषक वापस पहले वाली कृषि क्षेत्र पर कार्य करने के लिए आ जाता था। चलिए एक बार डायग्राम बनाकर प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि जैसे कि आप मान लें कि एक खेत ये है और एक खेत ये है, ये दो खेत हैं, एक पहला खेत और ये दूसरा खेत। तो कृषक क्या करता था, यहाँ पर 3 से 5 वर्ष अच्छे से खेती करता था और इसके बाद यहाँ पर उपजाऊपन समाप्त हो जाता था। कि जो उपजाऊपन है उपजाऊपन समाप्त होने पर ये इस खेत को छोड़कर वो दूसरे खेत पर चला जाता था। और यहाँ पर घास फूस, ये वन का एक प्रकार है, तो यहाँ पर घास फूस को हटाकर यहाँ पर साफ कर यहाँ पर कृषि करना प्रारंभ कर देता था। और इसी को हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ समय पश्चात वापस पहले वाली कृषि पर कार्य करने के लिए आ जाता था। और इस कृषि पर ऐसे ही 6 से 5 वर्ष इस पर काम कर फिर ये यहाँ से यहाँ पर आ जाता था। तो इस प्रकार की ये जो कृषि है वो चलता रहता है। तो इस प्रकार कार्य करने में सबसे बड़ी समस्या यह है, और यह इस कार्य में जो भी समस्या है कि ये गहन निर्वाह कृषि सेकंड पॉइंट है, और इसमें है कि इस प्रकार की कृषि में समस्या है कि इस क्षेत्र में भूमि उर्वरता कम हो जाती है। तो ऐसे कार्य करने से जो भूमि की उर्वरक शक्ति है वो कम हो जाती है। तो उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया था
कि उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए वो जला देते थे और जलाने के बाद वहाँ पर कृषि करते थे, जिससे जूमिंग का चक्र कहा जाता है। आग जलाकर कृषि क्षेत्र तैयार करना छोटा होता जाता है और ये भाग जो है वो छोटा होता जाता है जैसे 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 यहाँ पर जलाकर वो करते हैं, कृषि करते हैं। तो इस तरह ये भूमि का जो आग लगाकर कृषि तैयार करना छोटा, उनका जो भूमि का आकार है ये छोटा होता जाता है। इसके बाद उनके जो अनेक है वो नाम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्यों में, भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं उसमें झुमिंग कहा जाता था। यानी कि ये जो भारत है, ये जो भारत है, ये जो भारत है उस भारत में उत्तरी पूर्वी राज्यों में, यानी कि ये उत्तर आ गया, ये पूर्व आ गया, ये जो उत्तरी पूर्वी भाग है उस राज्यों में उसे झुमिंग कहा जाता था, उसे यहाँ पर झुमिंग कहा जाता था। मध्य अमेरिका एवं मेक्सिको, ये भाग विश्व का दूसरा ये भारत का है, उसमें मिल्पा कहा जाता था। यहाँ पर भाग आ गया, ये मध्य अमेरिका एवं मेक्सिको को मिल्पा कहा जाता था। मलेशिया एवं इंडोनेशिया में ये लद्दाख कहा जाता था। लद्दाख ये भी कृषि का ही भाग है। अलग अलग ये जो कृषि है, कौन सी कृषि? स्थानांतरण कृषि, इसके बाद आपका आदिकालीन निर्वाह कृषि और जो दहन निर्वाह कृषि। इस कृषि को यहाँ पर क्या कहा जाता था? मध्य अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा कहा जाता था। इसके बाद यहाँ पर मलेशिया एवं इंडोनेशिया में इसे लद्दाख कहा जाता था। इसके बाद वियतनाम, ये वियतनाम में इसे रे कहा जाता था। ये भी एक देश का नाम है। वियतनाम में इसे रे कहा जाता है और राजस्थान में इसे वालरा के नाम से जाना जाता था। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में इसे क्या कहा जाता था? वालरा के नाम से जाना जाता था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। फोकस द पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है कि राजस्थान में इसे वालरा कहा जाता था। तो ये इस प्रकार का ये पूरा हमारा यहाँ पर जो है आदिकालीन निर्वाह कृषि आपको समझ में आ गया होगा कि आदिकालीन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। उनकी विशेषता हमने देख ली, 5 विशेषता है। जैसे कि पहले देख ली, ये 1 2 3 4 और एक पहले देखी थी, 5 विशेषता है। पांचों विशेषता आपको पढ़ लेनी है, इम्पोर्टेंट है। इसमें भी ये यही बताया दे रखा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 पॉइंट और 1 पॉइंट पाँचवा। और इसमें ये अनेक नाम है, ये अनेक नाम इम्पोर्टेंट है, झुमिंग, मिल्पा, लद्दाख, रे और वालरा। तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से झुमिंग कहा जाता था, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। झूम खेती भी कहा जाता था, उसे झूमिंग कहा जाता था। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे गहन निर्वाह कृषि। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हमारी निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि के 2 टॉपिक, गहन निर्वाह कृषि और आदिकालीन निर्वाह कृषि। इसमें हमने आदिकालीन निर्वाह कृषि को देख लिया था। अब देखेंगे गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? तो हम डेफिनेशन देखेंगे। गहन निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि जो मानसूनी एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। यानी कि गहन निर्वाह कृषि एक ऐसी कृषि है जो इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। ये जो मानसूनी, इसमें अभी डेफिनेशन नहीं दे रखी है, ये सिर्फ ऐसे हेडिंग दे रखी है कि इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। अब यहाँ पर बताया गया कि गहन निर्वाह कृषि, एक बार मैं डेफिनेशन समझा देता हूँ, इसी प्रकार की है इसमें भी, कि गहन निर्वाह कृषि का मतलब आप देख सकते हैं, गहन निर्वाह कृषि जिसमें जो उपलब्ध यंत्रों का उपयोग करके जो उनकी कृषि की जाती है, उपलब्ध जो यंत्र हैं उनके द्वारा उसकी कृषि की जाती है। यहाँ पर भूमि गहन उपयोग एवं यंत्रों का उपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व होता है और इसमें उर्वरता बनाए रखने की पशुओं की गोबर की हरी खाद का उपयोग किया जाता है। और इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है परंतु कृषक का उत्पादन कम होता है, कि गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी कृषि है वो गहन के रूप में की जाती है, यानी उपेक्षाकृत जो कृषक है वो इस पर ज़्यादा निर्भर नहीं होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गहन निर्वाह कृषि के कितने भाग हैं। तो चावल प्रधान कृषि
और चावल रहित प्रधान कृषि। यानी कि गहन निर्वाह कृषि के दो भाग हैं, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, यहाँ पर लिख देना है गहन निर्वाह कृषि, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। इसके बाद ये जो गहन निर्वाह के दो प्रकार हैं गहन निर्वाह कृषि के, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। इसके बाद यहाँ पर पहला पॉइंट है हम देखते हैं कि चावल प्रधान कृषि जो गहन निर्वाह कृषि है वो, तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि के जो प्रमुख फसल है वो चावल है। यानी कि चावल प्रधान जो गहन निर्वाह कृषि है उसकी प्रमुख जो फसल है वो चावल है। तो चावल में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अधिक जनसंख्या, प्रमुख जो फसल है वो कौन सी है, चावल है। तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाए कि ज़्यादा चावल के उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो जहाँ पर जो समुद्र होते हैं, जहाँ पर पानी अधिक पाया जाता है, वहाँ पर चावल का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में चावल का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। और यहाँ पर हम आ जाए तो इस साइड में यहाँ पर केरल है, इसके बाद जो तमिलनाडु वाला भाग है वो यहाँ पर चावल प्रधान देश है। तो अधिक जनसंख्या, सेकंड पॉइंट है कि अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण, जो अधिक जनसंख्या घनत्व होने के कारण खेतों का जो आकार है इस कृषि के कौन सी कृषि, गहन निर्वाह कृषि का आकार छोटा होता है एवं कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार लगा रहता है। तो यह जो गहन निर्वाह कृषि है उसमें अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार जो है वो छोटा होता है और कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार इसमें लगा रहता है, उसे गहन निर्वाह कृषि कहा जाता है। तो भूमि गहन का उपयोग होता है, भूमि में गहन का उपयोग होता है एवं यंत्रों की उपेक्षा, यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है और उनसे जो उपेक्षा जो संसाधन है उनका ही उपयोग किया जाता है। और उपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व है, यानी मानव श्रम का इसमें अधिक महत्व किया जाता है इसमें, तो उर्वरा बनाए रखने के लिए। इसके बाद कौन सा चौथा पॉइंट है कि उर्वरा बनाए रखने के लिए खेतों में उर्वरा बनाए रखने के लिए, जब उर्वरा होगी तभी जो बीजों का जो उत्पादन होगा वो अधिक होगा और बीजों का जो उत्पादन है वो अधिक होगा। तो उर्वरा बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर, जो पशुओं की आपने देखा होगा जो पशुओं की जो गोबर होता है वो खाद्य के रूप में उपयोग में लिया जाता है, जो कि खेत के उर्वरा शक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, जो महत्व रखता है। गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। जो गोबर का खाद है, पशुओं का गोबर है, उसको खाद के रूप में और हरी खाद का उपयोग किया जाता है। और उसको जो गोबर का पशुओं का जो गोबर है वो खाद के रूप में खेतों में इसका उपयोग किया जाता है और उसको उर्वरा बनाए रखने के लिए। तो इस प्रकार की कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है। तो इस प्रकार की जो कृषि होता है उसमें प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। प्रति कृषक का जो उत्पादन होता है वो कम होता है, प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, यानी कि उत्पादन ज़्यादा होता है और श्रम कम लगता है। और इसमें मानव श्रम का जो अधिक महत्वपूर्ण यंत्रों का उपयोग कम किया जाता है। जो प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, उत्पादन कम होता है, परंतु प्रति कृषक उत्पादन, जो कृषक उत्पादन है उत्पादन कम होता है। तो इस प्रकार के ये पहला हो गया चावल प्रधान निर्वाह कृषि। अब सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे कि चावल रहित जो गहन निर्वाह कृषि है वो, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। इसमें हमने पहला पॉइंट ले लिया चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। अब देखेंगे चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि गहन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि हमने देखे कि गहन निर्वाह कृषि के दो भाग होते हैं। तो गहन निर्वाह कृषि के दो भाग, चावल जो प्रधान गहन निर्वाह कृषि और दूसरा था चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। पहला है कि जो है कि गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। तो आपने देखा होगा गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, तो हमने देख लिया था कि गहन निर्वाह कृषि कि जो ये तो पॉइंट देख लिया था, इसका ही दूसरा पॉइंट इस प्रकार की
जो कृषि थी वो मानसूनी एशिया, यानी कि मानसून की जो एशिया है, मानसूनी एशिया के घने बसे जो देश हैं उसमें ज़्यादा जो ये कृषि है ये होती है। और इस प्रकार की कृषि आपने देखा था कि ये जो कृषि होती है वो कृषक अपने जो छोटे से भूभाग, जो कृषक होते हैं वो अपने छोटे से भूभाग की सहायता से वो ज़्यादा लाभ कमाने के लिए जो कृषि करते हैं, यानी कि छोटे से जो भूखंड पर जो साधारण औजार हैं और साधारण औजार से अधिक श्रम करके जो कृषि करता है उसे गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। तो इसमें दो आए थे, एक तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और एक वो कर लिया हमने। इसके बाद हम देखते हैं चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो पहला पॉइंट है इसमें कि ये जो चावल रहित गहन निर्वाह कृषि क्या है, यानी कि जो चावल से रहित गहन निर्वाह कृषि है जहाँ पर मानसून अधिक नहीं पाया जाता है, मानसून की जितनी पर्याप्त मात्रा है चावल उगाने के लिए इतनी पर्याप्त मात्रा नहीं है, वहाँ पर ये नहीं हो सकता, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि है। तो इसमें क्या क्या लिया गया है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर चावल, गेहूँ लिया गया है, सोयाबीन लिया गया है, जो और ये जो है ये चावल रहित गहन निर्वाह कृषि से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये जो जहाँ पर अधिक तापमान या जहाँ जलवायु अधिक पाई जाती है वहाँ पर जितनी पर्याप्त मात्रा में चावल उगाने के लिए पाई जाती है वहाँ पर चावल उगाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पंजाब में ज़्यादा चावल उगाए जाते हैं, इसके बाद पश्चिम बंगाल में, इसके जो कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, जहाँ भी नदियाँ हैं वहाँ पर अधिक चावल को बोया जाता है और उनका उत्पादन किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो मिट्टी है वो उपजाऊ मिलती है। जो उपजाऊ मिट्टी के कारण ही चावल का उत्पादन किया जा सकता है। तथा अन्य जो प्रदेश हैं उसमें ये गेहूँ, सोयाबीन और जौ, जिसके अंतर्गत चावल रहित गहन निर्वाह कृषि को डाला गया है। तो मानसूनी एशिया के अनेक भागों में, मानसूनी एशिया के जो अनेक भाग हैं उसमें जो उच्चावच है, उच्चावच का मतलब जहाँ पर पठार हैं, पर्वत हैं, कहीं पर पठार होती है, कहीं पर पर्वत हैं, और उनके बाद वहाँ पर कृषि नहीं की जाती, चावल की कृषि नहीं की जाती वहाँ पर। इसके बाद जलवायु अधिक, इसके लिए भी जलवायु का सामान्य होना अनिवार्य है। तो इसके लिए मृदा भी उपजाऊ होनी चाहिए। इसके लिए चावल उगाने के लिए मृदा भी, यानी कि मिट्टी भी अधिक उपजाऊ होनी चाहिए, मिट्टी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। कहीं पर काली मिट्टी पाई जाती है, कहीं पर उर्वरा शक्ति जो उर्वरक मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर चावल हो सकते हैं। कहीं पर जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं होती है तो वहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती है। इसके बाद जो अन्य भौगोलिक कारक है कि भिन्नता के कारण धान की फसल यानी जो चावल का नहीं की जा सकती, यानी धान जो होता है वो चावल ही होता है, चावल के अंतर्गत ही आता है, चावल का ही दूसरा रूप है। और उत्तरी चीन, ये कहाँ उगाई जाती है, तो उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया एवं उत्तरी जापान में गेहूँ, सोयाबीन, जौ आदि बोया जाता है। ये जहाँ पर धान की फसल उगाना संभव नहीं है वहाँ पर उत्तरी चीन, मलेशिया और उत्तरी कोरिया और उत्तरी जापान में गेहूँ, सोयाबीन और जौ आदि बोया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जलवायु चावल को उगाने के लिए पर्याप्त जलवायु नहीं होती है। इसलिए ये जो प्रदेश होते हैं ये गेहूँ, सोयाबीन और जौ आदि का उत्पादन करते हैं। इसके बाद इसी कृषि की अधिकतर विशेषताएं वो ही है जो कि चावल की कृषि की है, और ये अंतर यही है कि इसमें सिंचाई की जा सकती है, यानी कि इस कृषि की अधिकतर विशेषताएं वो ही है जो कि चावल प्रधान, हमने देखा था चावल प्रधान कृषि की जो विशेषता होती है वही विशेषता इस चावल रहित गहन निर्वाह की कृषि की है। तो ये देख लिया, तो ये कंप्लीट है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना है, फोकस द पॉइंट, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को देख लेना है। इसके बाद आपने देखा होगा कि जहाँ पर ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर जो है चावल का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। और मिट्टी भी कौन सी, उपजाऊ मिट्टी जो कि नदियों के द्वारा आई हो,
नदियों के बहाव के कारण जो मिट्टी आई हो, वहाँ पर चावल उत्पादन करने के लिए ज़्यादा उत्पादन, ये जो चावल उत्पादन के लिए ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा सिंधु नदी है, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों पर चावल का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें भी ज़्यादा किया जाता है, यहाँ पर नदियाँ ज़्यादा है और यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होती है। तो इस तरह हमने देखा कि चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। अब नेक्स्ट जो देखेंगे वो हम नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद गहन निर्वाह, ये कृषि का पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट है। कृषि का टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।